एक कमेंट जो सबसे ज्यादा आ रहा था, हर बच्चा अपनी अलग डिमांड कर रहा है। कोई कह रहा भैया ये वाला चैप्टर करा दो, कोई कह रहा भैया ये वाला चैप्टर करा दो। तो मेरे भाई इस संडे तक, ये जो संडे आने वाला है, पूरी एसएसटी कंप्लीट करा दूंगा। क्लास 9 की पूरी एसएसटी कंप्लीट हो जाएगी। 4 चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एक वीडियो आज जा रही है, कल भी जाएगी वीडियो, परसों भी जाएगी वीडियो। लगातार एसएसटी के लेक्चर्स आएंगे और इस हफ्ते तक पूरी एसएसटी कंप्लीट हो जाएगी। तो जिसे जो पढ़ना हो चैनल पर चले जाना, हर वीडियो आपको मिल जाएगी, वहां देख लेना और पढ़ लेना। तो फिलहाल के लिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन एक खास बात, लेक्चर शुरू करने से पहले जिस बच्चे ने डेमोक्रेसी वाली वीडियो नहीं देखी भाई जा करके देख लेना, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेसी वाली वीडियो देख के आओगे तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा समझ आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने डेमोक्रेसी में कहानी जहां पर खत्म करी थी, आज की कहानी में वहीं से शुरू करूंगा। समझ तो वैसे भी आएगा, मैं पढ़ाऊंगा समझ आएगा, लेकिन अगर वो वीडियो देख के आओगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो चल भाई शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है इलेक्शंस। तो क्या होता है भैया इलेक्शन? वही पुराना एग्जाम्पल, तुम्हारी क्लास में 40 बच्चे, उनमें से किसी एक को मॉनिटर चुनना है। तो क्या होगा, सबसे पहले कुछ बच्चे अपना हाथ उठाएंगे, सर हम बनेंगे मॉनिटर। उन बच्चों को यहाँ पे लगा खड़ा कर देंगे। अब बाकी बच्चे क्या करेंगे? वोटिंग करेंगे, वोट डालेंगे, और यहाँ खड़े बच्चों में से जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही बनेगा क्लास का मॉनिटर। बस यही होता है इलेक्शन। अगर इसी को बड़े लेवल पर किया जाए, पूरे देश में कराई जाएगी वोटिंग, जनता डालेगी वोट और चुनेगी अपना नेता, और नेताजी चलाएंगे सरकार, और यही कहलाता है इलेक्शन। अब सवाल ये आता है, भैया इतने जरूरी क्यों है इलेक्शन? हर साल आ जाते हैं इलेक्शन, इतना पैसा खर्च होता है, इतना टाइम वेस्ट होता है, क्यों कराने हैं इलेक्शन? अगर इलेक्शन ना भी कराएं, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? भाई सच में पहाड़ टूट जाएगा। बहुत जरूरी है इलेक्शन। चलो समझते हैं इलेक्शन क्यों जरूरी है। इलेक्शन जरूरी है क्योंकि इलेक्शन में लोगों को मौका मिलता है अपना नेता चुनने का, अपना मनपसंद नेता चुनने का, जो उन्हें लगता है कि ये नेता मेरे हक की बात करेगा, मेरी आवाज उठाएगा। इलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि इलेक्शन में लोगों के पास पावर होती है सरकार को पलटने की, सरकार को गिराने की। इलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इलेक्शन होंगे तो नेताजी को अपना सरकारी दफ्तर छोड़ के, अपना एसी वाला कमरा छोड़ के जनता के बीच में आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि 5 साल उन्होंने क्या किया, 5 साल उन्होंने देश का भला किया या देश को बेच करके अपनी जेबें भरी। इलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर हर एक इंसान को इक्वालिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे अंबानी जी हो, चाहे सड़क पर चलता कोई आम आदमी हो, हर एक इंसान के पास ये पावर होती है कि अपने एक वोट से वो सरकार बदल सकता है, अपना मनचाहा नेता चुन सकता है। इलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर पावर का ट्रांसफर बहुत आसानी से हो जाता है। ये लाइन अच्छे से समझते हैं। देखो भाई, सबको लगता है वोटिंग क्या है, एक बटन दबा दिया यही है वोटिंग। नहीं, छोटे से एग्जांपल से समझो। हमारे देश में है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में देश चलाता कौन है? जनता। अब मान लो एक सड़क बनानी है, जनता तो मालिक है, एक सड़क बनानी है, तो क्या किया जाए? 140 करोड़ लोगों से पूछा जाए भैया यहां से सड़क बने कि ना बने? कभी सड़क नहीं बन पाएगी। कोई बोलेगा बनाओ, कोई बोलेगा मत बनाओ। तो इसलिए क्या होता है, कुछ लोगों का चुना जाता है एक नेता। अब लोग जिसे चुनेंगे, अब उस नेता से पूछा जाएगा कि भैया यहां सड़क बनानी है कि नहीं बनानी, मतलब अब वो नेता उन लोगों की आवाज बन के आएगा। तो असल में जब हम बटन दबाते हैं तो बटन दबाने का मतलब हमने अपनी पावर डिसीजन लेने की, पावर अपने हक की लड़ाई लड़ने की, पावर अपने हक की बात करने की, वो सारी पावर किसे दे दी? नेता को, जिसे हमने वोट दिया। यानी अब वो नेता हमारे हक की बात करेगा, नेता हमारे लिए लड़ेगा। इसलिए सिर्फ वोट देना एक बटन दबा देना नहीं होता। वोट देने का मतलब है तुमने अपनी पावर ट्रांसफर कर दी उस इंसान को, उस पार्टी को जिसे तुमने वोट दिया। समझ आ रहा है? तो यहां पर क्या होता है, वोटिंग में, इलेक्शंस में पावर का ट्रांसफर बहुत ही आसानी से हो जाता है। इलेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि इलेक्शन डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। अगर इलेक्शन ना हो तो डेमोक्रेसी ही खत्म हो जाएगी। तो ये तो बात हुई भैया इलेक्शन जरूरी क्यों है। अब समझते हैं अगर इलेक्शन ना हो तो क्या पहाड़ टूट जाएगा। देखो भाई, अगर इलेक्शन नहीं होंगे, एक ही नेता सदियों तक राज करे, नेताजी मरेंगे उनका बेटा आके राज करेगा, तो नेताजी को कोई डर ही नहीं रहेगा। अब नेताजी नहीं आएंगे जनता के बीच में जवाब देने के लिए, जनता को जूते से मारेंगे, अलग जवाब मांगोगे हमसे। तो वैसे जवाब तो अब भी नहीं देते, लेकिन अगर इलेक्शन होंगे ही नहीं तो उन्हें किसी का डर नहीं होगा, वो जनता को जवाब देने के लिए आएंगे नहीं, अपनी मनमर्जी चलाएंगे। नेताजी अपनी पावर का मिसयूज करेंगे, करते तो आज भी हैं, लेकिन तब दिन दिहाड़े करेंगे, सरेआम करेंगे और आप कुछ
बोल भी नहीं पाओ, क्योंकि अब इलेक्शन है ही नहीं, आप उन्हें हटा नहीं सकते। उन्हें डर नहीं होगा अपनी कुर्सी जाने का, वो तो किसी से डरेंगे नहीं, अपनी पावर्स का मिसयूज करेंगे। क्या होगा, ना होगी इक्वलिटी, ना होगा कोई जस्टिस। जो नेताजी का खास होगा वो क्राइम करके भी आजाद घूमेगा और आम आदमी जेल में चक्की पीसेगा। अगर नहीं होंगे इलेक्शन तो, अगर नहीं होंगे इलेक्शन तो भैया नहीं बचेगी कोई इक्वलिटी। लोग लड़ाई दंगे करेंगे, मारपीट करेंगे, तानाशाही आ जाएगी और डेमोक्रेसी तो भैया हो जाएगी जड़ से खत्म। इसलिए इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, समय समय पर होना बहुत जरूरी है। इसीलिए अपने यहाँ हर 5 साल पर इलेक्शन करवाए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा इलेक्शन क्यों जरूरी है। इलेक्शन ना हो तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, सच में पहाड़ टूट जाएगा। अब समझते हैं, चलो ठीक है भैया, मान लिया इलेक्शन बहुत जरूरी है। अब ये तय कैसे होता है, वोटिंग कर दी, ये तय कैसे होता है इलेक्शन के बाद कि जीता कौन है। तो कौन जीता कौन हारा, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, इलेक्टोरल सिस्टम का। किसका इस्तेमाल करते हैं, बोल भाई, इलेक्टोरल सिस्टम का। अब इलेक्टोरल सिस्टम में भी तीन तरीके से यह तय किया जाता है कि सरकार चलाएगा कौन। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है FPTP, बोले तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसमें क्या होता है, मान लो एक गांव में 3 लोग चुनाव लड़ते हैं, A B C। A को मिले 4500 वोट, B को मिले 3200 वोट, C को मिले 2300 वोट। अब ध्यान से देख किसे मिले सबसे ज्यादा वोट, सबसे ज्यादा वोट मिले A को। तो भैया इस मेथड में जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही कहलाता है विनर, यानी ये जीत गया, अब ये चलाएगा सरकार। दूसरा सिस्टम है भैया मेजोरिटी सिस्टम। यहां पर ये नहीं देखा जाता कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले। मेजोरिटी का मतलब होता है अगर कहीं की आबादी 100 है तो वहां के आधे से ज्यादा लोग, मतलब वहां की आधी से ज्यादा जनता, बोले तो वहां की मेजोरिटी जिसे चुन ले वो चलाता है सरकार। जैसे कि मान लो किसी गांव की आबादी 100 है तो यहां पे आधे से ज्यादा जनता का मतलब 50 से ज्यादा लोग जिसे चुनेंगे वो कहलाएगा विजेता, वो कहलाएगा विनर। ठीक है, मान ले भाई वोटिंग हुई, A को मिले 45 वोट्स, वही आबादी है 100 है, ठीक है, पॉपुलेशन 100 है, एग्जांपल लिया मैंने। B को कितने मिले 35 वोट्स, C को मिले भैया 20 वोट्स। अब इनमें से किसी को भी 50 से ज्यादा वोट नहीं मिले तो अभी यहां पर कोई भी विनर नहीं कहलाएगा। ऐसा नहीं बोलेंगे A जीत गया, ज्यादा वोट मिले, नहीं। मेजोरिटी सिस्टम में देखा जाता है कि जिसे आधे से ज्यादा जो वोट मिल जाए, जिसे आधे से ज्यादा जनता चुन ले। तो यहां तो अभी रिजल्ट आया ही नहीं। अब क्या होगा, सेकंड राउंड की वोटिंग होगी। अब सेकंड राउंड की वोटिंग में अगर किसी को 50% से ज्यादा वोट मिल गए तो हम बोलेंगे अब ये जीत गया। क्यों, क्योंकि इसकी मेजोरिटी आ गई, इसे मेजोरिटी ने, आधी से ज्यादा जनता ने पसंद किया है, आधी से ज्यादा जनता चुन चुकी है, तो भैया इसे ही डिसाइड कर दो विनर, अब ये जीत गया, अब ये चलाएंगे सरकार। तीसरा होता है भैया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखो यहां पर क्या होता है, इसे थोड़ा सा अच्छे से समझना। जैसे अपने यहाँ चुनाव होते हैं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, चुनाव होते हैं, तो उस इलाके में बहुत सारी सीटें होती हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे विधायक होते हैं ना, आम भाषा में ऐसा समझो, ठीक है, बहुत सारे इलाके होते हैं तो हम उसे सीट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट उतारेगी। तो ऐसे 3 पार्टियां हैं A B C। ए ने अपने बहुत सारे कैंडिडेट उतारे थे लेकिन उसके सिर्फ 40 लोग जीते, यानी उसकी 40 सीटें आई। बी ने अपने बहुत सारे कैंडिडेट उतारे थे लेकिन बी के सिर्फ कितने लोग जीते, 35 लोग जीते। ऐसे सी के कितने लोग जीते, 25 लोग जीते। अब यहां पर कैसे तय होगा कौन जीता कौन हारा, तो यहां पर होता क्या है, ना कोई जीता ना कोई हारा। यहां पर ये सारे लोग मिल करके काम करेंगे, साथ में मिल करके काम करेंगे, सबकी हिस्सेदारी होगी सरकार में। अब ये काम कैसे करते हैं, चलो जरा उसे समझते हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को अच्छे से लागू करने के लिए, अच्छे से अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का। अब पिछला एग्जांपल याद रखना, मैंने क्या बोला था, A B C 3 पार्टी थी, चुनाव लड़ी थी, A के आए थे 40 वोट, B के आए थे 35 वोट, C के आए थे 25 वोट, याद रखना। अब ये जो मेंबर्स, ये जो पार्टी से चुनाव लड़के आई हैं, जिनके इतने सारे वोट्स आए हैं, अब इन्हें चलानी है सरकार, वो भी साथ मिलके, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में होता ही ये सब मिलके काम करते हैं। लेकिन ये लोग कभी किसी चीज पे राजी ही नहीं होंगे। कोई काम करने जाओगे, कोई दूसरा बोलेगा ये नहीं करना, हमें कमीशन कम मिल रहा है, ऐसा होगा। तब इस चीज की समस्या का समाधान क्या था, ये सारे लोग ऐसे कमरे में बैठेंगे, उस कमरे का नाम होगा राज्यसभा। ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, फिलहाल अभी तुम छोटे हो तो बस समझो अभी उस कमरे का नाम क्या है, राज्यसभा। अब ये सारे 100 लोग यहां पर बैठेंगे। अब ये लोग करेंगे वोटिंग, एक बार फिर से अपना एक बड़ा नेता चुनेंगे कि भाई एक किसी मेन को चुन लेते हैं, सारे बड़े डिसीजन यही लेगा, बाकी हम लोग बैठे हैं, कोई काम होगा कुछ होगा तो वोटिंग करके अपना ओपिनियन देते रहेंगे। ठीक है, अब इन 100 लोगों में से कोई एक बड़ा नेता चुना जाना है, लेकिन यहां की वोटिंग नॉर्मल नहीं होती,
यहाँ की वोटिंग थोड़ा सा हटके होती है। कैसे होती है चलो उसे समझते हैं। नॉर्मल वोटिंग में क्या होता है, एक पर्चा मिलता है, पर्चे पे भाई तुम्हें जो पसंद है उसके नाम पे लगाओ ठप्पा, पर्चा मोड़ा डाल दो, जिसके नाम पे ज्यादा वोट गिरे वो जीत गया। बट यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पे थोड़ा सा चीजें बदल जाएंगी। कैसे होंगी देख, तो यहां पर होगा ये कि भैया पर्चा तो यहां पर भी मिलेगा, ऐसा एक पर्चा मिलेगा, पर इस पर्चे पर सिर्फ एक नाम नहीं लिखना, इस पर्चे पर लिखने होंगे 3 नाम। तो भाई मान लो 3 नाम कौन से लिखने हैं, मैं अगर ये जो लोग जीते थे चुनाव उनमें से एक नेता अगर मैं हूं, तो पहला नाम किसका लिखूंगा, उसका लिखूंगा जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, यार ये जीत जाए तो मजा आ जाएगा। फिर मैं दूसरा नाम उसका लिखूंगा कि चलो अगर यार ये ना जीते तो ये जीत जाए। तीसरा नाम इसका लिखूंगा, चलो अगर ये ना जीते तो ये भी ना जीते तो ये जीत जाए। जैसे कि यार भैया रसमलाई मिल जाए तो मजा आ जाए, चलो रसमलाई ना मिले तो गुलाब जामुन ही मिल जाए, अरे चलो गुलाब जामुन ना मिले तो यार जलेबी तो मिल जाए। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, अपनी प्रेफरेंस सेट करूंगा। तो इस तरीके से पर्चा, सबने अपने अपने वोट डाल दिए, सबने अपनी अपनी क्या सेट कर दी, प्रेफरेंस सेट कर दी। सब ऐसे पर्चा मोड़ेंगे, एक ऐसे डब्बे में डाल देंगे। अब क्या हो जाएगा, डब्बे को खोला जाएगा, की जाएगी गिनती। अब मान लो पहले राउंड की गिनती हुई जिसमें से 40 लोगों ने पहली प्रेफरेंस किसे दे दी थी, ए वाले को दे दी थी। 30 लोगों ने पहली प्रेफरेंस दे दी थी किसे, बी वालों को, और 20 लोगों ने पहली प्रेफरेंस किसे दे दी थी, सी वालों को। अब यहां से भी कोई विनर डिसाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेजोरिटी 100 लोग थे ना, तो मेजोरिटी क्या होगी 50 से ज्यादा। और इसे यहां पर बोला जाता है क्या, कोटा। क्या बोला जाता है, कोटा। कोटा बोले तो मिनिमम वोट रिक्वायर्ड, कि मिनिमम कितने वोट रिक्वायर्ड होते हैं मेजोरिटी के लिए, सरकार के लिए, और इसका एक फॉर्मूला होता है। अभी यहां पर क्योंकि एक सीट चाहिए तो ये फॉर्मूला चल रहा है। अगर 2 सीटों के मतलब 2 नेता चुने जाने होते तो चीजें बदल जाती हैं। फिलहाल तुम छोड़ो, कंफ्यूज मत हो, बस इतना समझो कोटा क्या होता है, मेजोरिटी बोले तो आम भाषा में मेजोरिटी, कि मिनिमम सीट्स रिक्वायर्ड जो होती हैं सरकार बनाने, सरकार मतलब यहां पर नेता बनने के लिए, वही क्या होता है, कोटा होता है। तो कितनी सीटें चाहिए भैया, 50 से ज्यादा, बोले तो 51 सीटें चाहिए। अब यहां तो किसी के पास आई ही नहीं, इतने वोट मिले ही नहीं, तब कैसे तय किया जाए कि कौन बनेगा लीडर। तो अब इसके लिए किया क्या जाएगा, जिसे मिले थे सबसे कम वोट, अब उसके पर्चे फिर से खोले जाएंगे। अब उसके पर्चों को खोल के देखा जाएगा कि भैया सेकंड प्रेफरेंस पे ज्यादा लोगों ने किसे रखा था। अब मान लो सेकंड प्रेफरेंस पे अगर 15 लोगों ने ए को रखा था, तो वो सारे वोट, इस सी के सारे वोट ट्रांसफर हो जाएंगे ए के पास, ठीक है। तो सी में ये जो 20 पर्चे थे, इसमें मान लो सेकंड प्रेफरेंस पे 15 लोगों ने रखा था किसे, ए को, यानी 15 लोग ए को चुन रहे थे। अब ये सारे वोट किसे ट्रांसफर हो जाएंगे, ए को। उसके पास पहले से 40 वोट थे, 15 वोट यहां से आ गए, अब उसको टोटल कितने वोट हो जाएंगे, 55 वोट्स। अब क्योंकि वो कोटा से आगे निकल चुका है, मेजोरिटी से आगे निकल चुका है, तो अब वो जीत जाएगा, उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अब वो उन सबका लीडर बनके काम करेगा, और ये क्या कहलाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ट्रांसफर। बेसिकली यहां पर क्या हुआ, सी वाले के वोट क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए किसको, ए को। तो कुछ इस तरीके से काम करती है कौन, अपनी प्रोपोर्शनल, क्या थी, भूल गया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये भैया हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया इलेक्शन क्यों जरूरी है, इलेक्शन कराने के बाद कौन जीता कौन हारा यह तय कैसे होता है। अब अगर इलेक्शन के दौरान कोई चीटिंग कर ले, तो कोई बंदूक की नोक पे चुनाव जीत ले, तो अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो उसके लिए बनाने पड़ेंगे कुछ कानून। तो ऐसा ना हो इसके लिए बनाए गए कुछ कानून, नियम, लॉ, चलो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला कानून जो बना वो क्या था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। अब एक्ट का मतलब क्या होता है भाई, मैंने कहा था ना पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग बैठते हैं, जो सरकार होती है उसका काम होता है अलग अलग कानून बनाना। तो कानून को अपन बोलते हैं एक्ट, इससे परेशान नहीं होना, एक्ट बोले तो एक तरीके का कानून। तो ये है सबसे पहला कानून। अब इसका काम क्या है भाई, इसका काम है इलेक्शन के लिए पूरी तैयारी करना। जैसे कि अगर घर में खाना बनना है तो खाना बनाने से पहले तैयारी तो करोगे, सामान वामान इकट्ठा करोगे, मार्केट जाओगे, आटा लेके आओगे, सब्जी लेके आओगे, गैस सिलेंडर भरवाओगे, तैयारी करोगे ना। तो उसी तरीके से इस लॉ का, इस नियम का कानून होता है इलेक्शन की पूरी तैयारी कर लेना। अब इसमें क्या क्या काम होते हैं, इसमें बनाया जाता है भैया इलेक्टोरल रोल। एक रोल नहीं है, इलेक्टोरल रोल है। इसमें क्या होता है, बेसिकली वोटर लिस्ट बनाई जाती है, देखा जाता है, घर घर जाया जाता है, देखा जाता है कितने लोग ऐसे हैं जो 18 साल के ऊपर हैं, वोट डाल सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है ताकि वो लोग आए और अपना वोट डालें। दूसरी तैयारी क्या होती है भैया, डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो ये वाला टॉपिक तुम्हें थोड़ा सा अलग से समझाता हूं, क्या होता है डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सबसे पहले तो समझो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है, बहुत ही प्यार से समझाता हूं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक गांव है, 15 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, पर वहां पे सिर्फ 20 ही लोग रहते हैं,
और एक दूसरा गांव है जो 10 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और वहां 10,000 लोग रहते हैं। समझना, इस तरफ वाला जो गांव है बड़ा है, 15 स्क्वायर किलोमीटर का, लेकिन वहां लोग 20 हैं। तो 20 लोगों पे अगर एक नेता रहेगा, संभाल लेगा, किसी की दिक्कत आएगी नेताजी संभाल लेंगे, तो 20 लोगों को एक नेता बड़े प्यार से हैंडल कर लेगा। तो वहां पर सिर्फ एक ही नेता चुना जाएगा, एक ही नेता को रखा जाएगा, माने वहां पर सिर्फ एक ही सीट होगी। अब यहां पर गांव छोटा है, सिर्फ 10 स्क्वायर किलोमीटर का, पर आबादी है 10,000। अब 10,000 लोगों को एक नेता कैसे संभालेगा? तो इसके लिए किया क्या जाएगा, अब यहां पर चीजों को बांट दिया जाएगा अलग अलग एरियाज में, यानी 1,000 पॉपुलेशन का एरिया अलग, 1,000 का अलग। अब हर 1,000 पे एक अलग नेता रख दिया जाएगा। तो इस इलाके में ये जो गांव था 10, जिसमें 10,000 लोग थे, इसमें 10 अलग अलग छोटे छोटे एरिया बना दिए जाएंगे और हर एरिया का एक अलग नेता होगा। तो जो हमने अलग अलग एरिया बनाया, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। समझ आया? तो जो हम आबादी के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग एरिया बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि भैया ज्यादा आबादी होगी तो नेताजी से काम होगा नहीं, कम आबादी होगी तो नेताजी उसे अच्छे से हैंडल कर लेंगे। तो जो अलग अलग एरियाज बांट दिए, बाउंड्रीज सेट कर दी, यही क्या कहलाता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी। बोलिए क्लियर हो गया? तो चल अब पढ़ते हैं क्या, डेलिमिटेशन कमीशन। तो इसका काम क्या होता है? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री बनाता है। मैंने कहा ना, आबादी बढ़ी, एक लाइन खींच देगा कि भैया आज से यहाँ के नेता आप, यहाँ के नेता आप। और जो बाउंड्री खींचते हैं कि कितने, मतलब एक एरिया में कितने नेता रहेंगे, उसे क्या बोलते हैं अपन? सीट्स बोलते हैं। तो ये क्या करता है? रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। अभी बताया कि पॉपुलेशन के हिसाब से सीट को एडजस्ट करता है कि यहाँ की आबादी ज्यादा है तो यहाँ पर 10 नेता होने चाहिए, बोले तो 10 सीट होनी चाहिए। आर्टिकल 82 में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 82 में लिखा गया है कि समय समय पर जब जब सेंसस होगा, जनगणना होगी, तो क्या किया जाएगा? डेलिमिटेशन कमीशन लाया जाएगा। डेलिमिटेशन कमीशन का मतलब क्या होता है? चलो ये बताता हूं। समय के साथ देश की आबादी बढ़ती रहती है। अब कहीं की आबादी कम बढ़ी, कहीं की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो भैया जरूरी है ना कि वहां पर अब ज्यादा नेता लाया जाए, ताकि कम लोगों पे एक नेता रहेगा तो उनकी आवाज सुन पाएगा। तो इसीलिए समय समय पर क्या होता है? डेलिमिटेशन किया जाता है। मतलब वहां पर बाउंड्रीज खींची जाती हैं कि अब आबादी बढ़ गई है, 10 नेता से काम नहीं होगा, यहां पर 15 नेता लेकर के आओ। तो यही क्या कहलाता है? डेलिमिटेशन कमीशन। और ऐसा इंडिया में अभी तक 4 बार हो चुका है। पहला हुआ था 1952 में, फिर और आबादी बढ़ी, अब जरूरत पड़ी बाउंड्री खींचने की, तो दूसरा कब हुआ? 1963 में, तीसरा कब हुआ? 1973 में, और आखिरी कब हुआ? 2002 में। और अब भी समय के साथ होता रहता है, समय के साथ होगा। तो ये बात है किसकी? डेलिमिटेशन कमीशन की। अच्छे से समझ लेना, समझ आया होगा। तो अपन पढ़ क्या रहे थे? अपन पढ़ रहे थे इलेक्शन लॉस। हमने पढ़ लिया कि इलेक्शन लॉस में क्या हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। इसमें क्या पढ़ लिया? इलेक्टोरल रोल के बारे में। अब हमने पढ़ लिया डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में। अगला क्या था? रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट। ये भी तो पढ़ा दिया। यही तो है कि इसका काम क्या है कि जो सीट्स बढ़ रही हैं, घट रही हैं, उसे क्या करना? रीएडजस्ट करना। तो ये हो गया हमारा पहला लॉ। अब पढ़ते हैं क्या? दूसरे लॉ के बारे में। हाँ, ये भी हो गया। दूसरा लॉ क्या है भैया? दूसरा लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। देखो इस कानून के तहत क्या होता है? इस कानून का काम क्या है? खाना बनाने की तुमने सारी तैयारी कर ली, आटा ले आए, गेहूं ले आए, चावल ले आए, सब्जी ले आए, गैस वैस सब भरवा ली। अब खाना बनाना तो पड़ेगा, गैस जलानी पड़ेगी, आटा मथना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एक्ट का काम क्या होता है? टू कंडक्ट द इलेक्शन, कि भैया इलेक्शन की तैयारी हो गई, अब इलेक्शन करवा तो दो अच्छे से। तो इस कानून का काम है इलेक्शन करवाने का। तो क्या क्या करेगा? ये करता है कैंडिडेट नॉमिनेशन। जो नेताजी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो क्या करेंगे? अपना नॉमिनेशन करेंगे, पर्चा लेके जाएंगे, बाबूजी हमें चुनाव लड़ना है, हमारा पर्चा ले लो, ठीक है। ये क्या करेंगे? इलेक्शन कैंपेनिंग रूल बनाएंगे। ये नेताजी लोग को रूल देते हैं कि देखो तुम्हें जनता के बीच में जाना है, कैंपेनिंग करनी है, जनता को अपने अच्छे विचार बताने। ये नहीं करना है लो जी दारू एक पौवा ले लो हमें वोट दे देना, ये लो जी पैसे लेके हमें वोट दे देना, ये नहीं करना है। यहां पर ऐसे बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। वोटिंग प्रोसेस, चलो भाई सारी तैयारी हो गई, अब क्या? वोटिंग करवानी है। तो पोलिंग बूथ्स बनाए जाएंगे जगह जगह। पता चला तुमने पूरे जिले में एक ही पोलिंग बूथ बनाया, एक दिन में वोटिंग ही नहीं हो पाई, तो देखा जाता है किस गांव की आबादी कितनी है, तो उसी हिसाब से वहां पे अलग अलग जगह पे पोलिंग बूथ्स बनाए जाते हैं, ईवीएम मशीन्स रखी जाती हैं, लोग आते हैं, वोट देते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद काउंटिंग, चलो वोटिंग हो गई, अब गिनती तो ईमानदारी से होनी चाहिए। पता चला वोटिंग ईमानदारी से हो गई, गिनती के टाइम पे हेरा फेरी हो गई, तो जनता ने चुना किसी और का, आ कोई और गया, उनके सर पे कोई और आके बैठ गया, ठीक है। इसलिए काउंटिंग ईमानदारी से होनी चाहिए। इलेक्शन डिस्प्यूट, ये कानून, ये लॉ, ये एक्ट हमें बताता है अगर इलेक्शन के दौरान कोई ऐसी घटना हो जाए
जो गलत हो जाए, मतलब लोगों को लगे चीटिंग हुई है, अन्याय हुआ है, तो वो सारे समस्याएं कहां सॉल्व की जाएंगी? कोर्ट के अंदर। ऐसा यहां पे लिखा गया है। करप्ट प्रैक्टिसेस, इस कानून में बताया जाता है कि भैया किसी तरीके की करप्ट प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, मतलब गुंडागर्दी से, हिंदू मुस्लिम करके, भड़का करके, पैसा दे करके, दारूबाजी करवा करके इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। ये सारी चीजें इस कानून में बताई जाती है। बेसिकली इस कानून काम क्या है कि इलेक्शन को आराम से, आसानी से, प्यार से, ईमानदारी से कंडक्ट करवा दिया जाए। चलो भैया, हमने पढ़ लिया कानून के बारे में। अब समझते हैं ये सारे कानून बनाता कौन है, इन सारे कानूनों का पालन करवाता कौन है? तो भैया सबका मालिक कौन है यहाँ पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? और इसे किसी नेताजी ने नहीं बनाया है, इसे बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। पढ़ा था ना डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन, वो किताब जिससे हमारा देश चलता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अरे हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भैया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया गया है। और ये एस्टेब्लिश हुआ था, बना था कब? 25 जनवरी 1950 में। इसीलिए 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। तुम्हारे जीके बीके के सवाल में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो 25 जनवरी को इसलिए क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे। अब आर्टिकल 324 में इसके बारे में सारी बातें लिखी हैं, ये क्या क्या काम करवा सकता है, इसकी क्या क्या पावर है। इलेक्शन कमीशन का जो मेन काम है कि इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट करा। फ्री मतलब ऐसा ना हो कि जनता को वोट डालने के तुम जनता से पैसे ले लो, अगर वोट डालना है तो भैया पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं। फ्री होना चाहिए। और दूसरा फेयर होना चाहिए, ईमानदारी से क्या होना चाहिए? इलेक्शन होना चाहिए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। अगर कोई नेता बनाएगा तो नेताजी इलेक्शन कमीशन को खरीद लेंगे, दबाव बना के अपने तरीके से काम कराएंगे और धोखाधड़ी करके चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए इलेक्शन कमीशन का काम है कि फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाए। चलो अब देखते हैं कि क्या भैया इलेक्शन कमीशन में कोई एक ही आदमी बैठा है? क्या एक आदमी पूरे देश में इलेक्शन करवा सकता है? नहीं, एक आदमी के बस का नहीं है। तो अलग अलग लेवल्स बनाए गए, अलग अलग लोगों की टीम होती है जो अलग अलग लेवल्स पे काम करती है, जिससे कि इलेक्शन को बहुत ही प्यार से कराया जाए। तो सबसे बड़े लेवल पे, सबसे ऊपर कौन बैठा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां पर जो टीम बैठी होती है उसका काम है सब पे नजर रखना, पूरे देश पे नजर रखना। फिर आते हैं भैया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ। इनका काम होता है स्टेट लेवल पर, जैसे हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, दिल्ली है, स्टेट के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं उन पे नजर रखना, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए, धोखाधड़ी ना हो जाए। ये काम किसका है? इनका है। फिर अगला आता है भैया डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, कि अपने जिले में जो इलेक्शंस चल रहे हैं उन पे नजर रखना, अच्छे से इलेक्शन को कंडक्ट करवा देना। ये सारा काम किसका होता है? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर वाली टीम का। फिर आते हैं भैया रिटर्निंग ऑफिसर, आरओ। इनका काम क्या होता है? अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बताया था ना कॉन्स्टिट्यूएंसी बोले तो वो पर्टिकुलर एरिया जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर सब कुछ अच्छे से हो, कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, उसके लिए ये वाली टीम होती है। फिर लास्ट में आते हैं भैया पोलिंग ऑफिसर्स, जहां पर वोटिंग हो रही है वहां पर ये लोग बैठे होते हैं कि कहीं कोई ऐसा ना हो पूरा बूथ ही कैप्चर कर ले बंदूक के नोक पे, हाँ अब कोई किसी को वोट नहीं डालेगा, वोट हम डालेंगे और अपने आप को डालेंगे, तो ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए वहां पर बैठे होते हैं पोलिंग ऑफिसर्स। तो ऐसी बहुत बड़ी टीम होती है जो अलग अलग लेवल्स पे काम करती है। ये इस पे नजर रखेंगे, ये इस पे नजर रखेंगे, ऐसे हर कोई एक दूसरे पर नजर रखता है जिससे कि कोई धोखाधड़ी और धांधली ना हो जाए। तो ये तो बात हुई किसकी? इलेक्शन मशीनरी की, ये काम कैसे करती है। चलो भैया अब समझते हैं कि असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो चलो देखते हैं फटाफट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे पहला काम है भैया इलेक्टोरल रोल तैयार करने का। इलेक्टोरल रोल बोले को एग रोल की बात नहीं चल रही है, यहां पर बात चल रही है वोटर लिस्ट की। ये घर घर जाएंगे, देखेंगे कितने लोग भैया 18 साल के ऊपर है, कितने लोग वोट डाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे? पोलिंग स्टेशन वाइज, किसका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, वोटर लिस्ट क्या करेगी? तैयार करी जाएगी, उन्हें वोटर लिस्ट दे दी जाएगी। ऐसा कोई पर्चा तुमने कभी ना कभी मम्मी पापा के हाथ में देखा जरूर होगा, ठीक है। दूसरा काम है जी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर। अब जो लोग हरियाणा से हैं, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं इसलिए मुझे पता अभी हरियाणा में एसआईआर हो रही है। तो हरियाणा में चल रही है एसआईआर, कोई ना कोई घर पे आता होगा, आपको एक आपके घर पे फॉर्म देके जाता होगा, भैया ये फॉर्म भर के दे दो। एसआईआर में होता क्या है, समय के साथ देखो होता क्या है, कई लोग मर जाते हैं, कई नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। जैसे अभी तुम छोटे हो, कुछ दिन में 18 साल के हो जाओगे, तुम भी तो वोट डालने के लायक हो जाओगे। तो एसआईआर में बेसिकली होता क्या है, ये देखा जाता है कितने लोग मर गए तो उनका वोटर लिस्ट नाम हटा दिया जाएगा। ऐसे कितने इलीगल वोट्स थे जो फर्जी तरीके से आ गए थे पर असल में वो है नहीं, कितने नए वोटर्स आ गए हैं, उन सब की जांच पड़ताल होती है और एक नई वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। यही कहलाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है। अगला काम है भैया इनका इलेक्शन शेड्यूल, कि इलेक्शन होंगे कब, ये कौन तय करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ऐसा ही नहीं आंख बंद करके
हाँ नवंबर में होंगे इलेक्शन, ऐसे नहीं होता, तय करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि ऐसे टाइम पे इलेक्शन रखो कि किसान की फसल ना कट रही हो। अगर किसान की फसल कटने वाली होगी, भाड़ में जाए इलेक्शन, अपन फसल काटेंगे। बच्चों के पेपर ना, बच्चे पेपर छोड़ के आएंगे वोट देने के लिए, बच्चों के पेपर ना हो, कोई त्योहार नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, उसके बाद निकाली जाती है इलेक्शन की डेट। और क्या फंक्शन है इलेक्शन कमीशन के, वो भी देख लेते हैं भैया। अगला फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जिन्हें चुनाव लड़ना है वो आएंगे इलेक्शन कमीशन के पास, भैया जी हमें रजिस्टर कर लो, हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो इलेक्शन कमीशन काम है जांच पड़ताल करना, कहीं कोई गुंडा चोर तो नहीं आ गया चुनाव लड़ने के लिए, देश को बेच खाए, ठीक है। उसके बाद एलोकेशन ऑफ द इलेक्शन सिंबल। अब जैसा भारतीय जनता पार्टी का सिंबल क्या है, कमल, आम आदमी पार्टी का क्या है, झाड़ू, समाजवादी पार्टी का क्या है, साइकिल। देखो पूरे देश में अलग अलग पार्टी हैं, कोई बंगाल का होगा, कोई तमिलनाडु का होगा। तो देखो यार मुझे बहुत ज्यादा पता है लेकिन कितनों का नाम लूं, ठीक है, तो मैं कुछ का नाम लेता हूं, आप ऑफेंड मत हो जाना भैया, आप हमारे स्टेट का नाम नहीं लेते हो, ठीक है, सबका नाम लेंगे यार, ठीक है। तो अब आप ले लो अपने स्टेट का नाम, बता दो आपके यहाँ की कौन सी अच्छी पार्टी है। तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है कि जो अलग अलग पार्टी से उन्हें सिंबल्स देना, कि कहीं ऐसा ना हो कि दो पार्टीज को एक ही सिंबल मिल जाए। अगर दो पार्टीज को कमल मिल गया तो हुआ क्या, हम तो बीजेपी को समझ के वोट डालने गए थे, वोट किसी और को चला जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन ये ध्यान देता है कि अलग अलग पार्टीज को अलग अलग सिंबल दिया जाए। अच्छा सिंबल देते ही क्यों है, क्योंकि भैया देश में ऐसे कई लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता, नहीं पढ़ पाते भारतीय जनता पार्टी, नहीं पढ़ पाते समाजवादी पार्टी, तो वो चुनाव चिन्ह देख अच्छा ये साइकिल है, ये अखिलेश जी को वोट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके इसलिए क्या दिए जाते हैं, सिंबल्स दिए जाते हैं। सिंबल देने का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का। अगला है भैया इंक्लूसिव इलेक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि देश में हर कोई वोट डाले, कोई छूट ना जाए। तो ये काम होता है किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। कैसे, सबसे पहले तो भैया ट्रेनिंग देते हैं अपने इलेक्शन स्टाफ को कि बहुत अच्छे से इलेक्शन करवाएं, कि पता तो होना चाहिए ईवीएम काम कैसे करती है, इलेक्शन करवाना कैसे। ईवीएम और वीवीपैट फैसिलिटीज, ईवीएम मशीन को हर एक पोलिंग बूथ पे लाया जाए। अच्छा वीवीपैट क्या होता है इसकी बात करूंगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे याद, तुम कैसे याद दिलाओगे, मैं खुद याद रखूंगा, ठीक है, आपको बता दूंगा। होम वोटिंग फैसिलिटी। अब भैया कोई 80 साल का है, बुजुर्ग है, नहीं चल के आ सकता पोलिंग बूथ पे, तो इलेक्शन कमीशन उसके लिए अलग से व्यवस्था देता है, भैया उसके घर जाकर के उससे वोटिंग करवा लेंगे, ठीक है। ऐसे ही स्पेशल स्पोर्ट्स फॉर पीडब्ल्यूडीज, वोटिंग फैसिलिटी फॉर सीनियर सिटीजन्स। इसका मेन काम क्या है कि कोई भी वोटर छूट ना जाए बस, ठीक है, कोई भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। अभी आगे चल के तो मैं पढ़ाऊंगा कि जो लोग हमारे आर्मी वाले फौजी भाई बॉर्डर पर होते हैं ना, वो कैसे वोट डालते हैं, सबका वोट आता है। यहां तक कि जो जेल में कैदी होते हैं ना भाई साहब, उनका भी वोट लिया जाता है। वहां पर जाते हैं एक बक्सा लेकर के, वहीं पर वोटिंग करा के बक्से में पर्चा डाल लेंगे और यहां पर लेके आएंगे, गिनती हो जाएंगे। ऐसे ही बॉर्डर पर जाएंगे, अपने फौजी भाइयों के वोट लेंगे, बक्से में लेकर के लेके आ जाएंगे। तो सबकी वोटिंग कराई जाती है, देश में कोई भी ना छूट जाए, सबकी वोटिंग होनी चाहिए। ये काम किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सबसे मेन काम है कि वो ध्यान रखे कि इलेक्शन फेयर तरीके से हो, ईमानदारी से हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का किसी तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए कि भैया ये वाली पार्टी मेरी है, नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निष्पक्ष रूप से पूरा किसी की तरफ बायस होकर काम नहीं करना चाहिए, फ्री और फेयर तरीके से करानी चाहिए इलेक्शन। ये बात हुई भैया किसकी, फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अब बात करते हैं, क्योंकि समय बढ़ा, टेक्नोलॉजीज आई, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा थोड़ी है पेन और पेपर पे काम करेगा, नहीं, टेक्नोलॉजी आई तो उसका इस्तेमाल होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन को अच्छे तरीके से कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है और किसका क्या काम है। सबसे पहली टेक्नोलॉजी भैया वोटर हेल्पलाइन। अब हेल्पलाइन नंबर तुमने बहुत सारे देखे होंगे, ऐसे ही एक वोटर हेल्पलाइन नंबर, ये अपन लोगों के लिए, आम जनता के लिए होती है। यहाँ पर अपन देख सकते हैं हमारा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, अपना पोलिंग स्टेशन कौन सा है, सारी चीजें अपन जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा ये होता है भैया सी विजिल। सी विजिल क्या ऐप होता है कि अगर किसी पोलिंग स्टेशन पे मारधाड़ हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, तो अपन लोग उसकी फोटो बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं और यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन देख लेगा और उस पर अच्छी खासी कार्रवाई कर देगा। अगला है भैया सुविधा। ये अपने लिए नहीं होता, ये होता है नेता लोग के लिए, कैंडिडेट लोग के लिए जो चुनाव लड़ते हैं। तो ये इस ऐप पर नेता लोग क्या करते हैं, इस ऐप पर चेक करते हैं कि उन्होंने जो पर्चा भरा था उसे इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। जैसे तुम कुछ ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन डिलीवरी करते हो, तो मोबाइल में देखते रहते हो ना कहाँ पहुंचा। ऐसे नेता लोग इस ऐप पर देखते रहते हैं उनका नॉमिनेशन कहाँ तक पहुंचा, क्या स्टेटस है, ठीक है। अगला ऐप है भैया सक्षम। सक्षम का काम क्या होता है कि देश के हर एक नागरिक को बताना कि भैया वोट डालना कितना जरूरी है, आपका एक वोट कितना मायने रखता है, ठीक है, ताकि हर बंदा वोट डाले। ईरोनेट का काम क्या है, जो वोटर लिस्ट बनी है उसे डिजिटली कंप्यूटर पे सेव करके रखना। अरे पेन और पेपर पे लिख के रखोगे, कभी चूहा खा गया तो खत्म सब। तो ईरोनेट ऐप पे क्या होता है, सारा डाटा डिजिटली सेव करके रखा जाता है। सुगम, इसका काम क्या होता है
कि भैया जो भी इलेक्शन के लिए जरूरत होगी, जो भी सामान है, सब कुछ मैनेज कराने काम इसका। जैसे ईवीएम चाहिए होगी, वीवीपैट चाहिए होगा, पोलिंग बूथ, बहुत सारा सामान चाहिए होगा, जब वोटिंग हो जाएगी उसे लेके जाना भी होगा, तो सारा काम किसका होता है? सुगम का होता है। अगला है ईटीबीपीएस। मैंने कहा था ना, बॉर्डर पे अपने फौजी भाई हैं, उन्हें भी तो वोट डालना है, तो ये इसी का काम है कि जो अपने फौजी भाई हैं, जो और देश में ईमानदार लोग कोई भी हो जो सर्विस कर रहा है जगह जगह पे, जो अपनी ड्यूटी छोड़ करके नहीं आ सकता वोट डालने के लिए, उनके लिए ये सुविधा बनाई गई है कि वहीं पर जाएगा पूरा सिस्टम, वहीं पर वोटिंग हो जाएगी, वहां से पर्चे लेकर के आ जाएंगे और बाद में क्या कर ली जाएगी? गिनती। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का करता है, इस्तेमाल करता है अच्छे तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। ये बात हो गई किसकी? इलेक्शन कमीशन की। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी किसकी? पॉलिटिकल पार्टीज की। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है तुम जानते ही हो, इनका फंक्शन क्या है ये समझ लेते हैं। अब तुमने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियां तो देखी ही होंगी। नेताजी जब निकलते हैं तो ये बड़ा गाड़ियों का काफिला पूरी रोड चमका देते हैं, जगह जगह झंडे ही झंडे, झंडे ही झंडे भर देते हैं, है ना। वैसे तो कोई खास फंक्शन तुम्हें नजर आता नहीं होगा, पर असल में इनका काम है, तो समझ लो और मुझे बताना कि क्या ये काम करते भी हैं कि नहीं करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज का पहला फंक्शन है भैया ऑर्गेनाइज पब्लिक ओपिनियन। इनका काम है कि जनता के बीच में जाएं, जनता के साथ बैठें, उनसे पूछें कि भैया क्या समस्या है, क्या राय है आपकी, देश में क्या होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कैंपेनिंग करना, कि जगह जगह जाएं, जनता के बीच में बैठें, उनसे मुद्दों पर बात करें, भैया क्या समस्या रही, पिछली सरकार ने क्या गलत करा, पिछली सरकार की कमियां गिनाए जनता को। पिछली सरकार तो चोर थी, वो बड़ी चोर थी, हम छोटे चोर, इसलिए हमें वोट दो। समझ आ रहा है कि जनता को जा करके बताना। ऑफर मीनिंगफुल चॉइसेस, जनता को जा करके चीजों का ऑफर करना। आप हमें वोट करो, हम बिजली फ्री कर देंगे, हमें वोट दो जी राशन फ्री कर देंगे, हमें वोट दो जी आपको देश से बाहर कर देंगे। मतलब मजाक कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये क्या करता है, सिटीजन्स को हेल्प करता है कि वो उन्हें पूरी जानकारी हो और अच्छे से अपना वोट दे पाए। ये कुछ फंक्शन होते हैं किसके? पॉलिटिकल पार्टीज के। बाकी तुम बताना तुम्हारे यहाँ कैसा फंक्शन होता है, क्या करते हैं। मैंने तो देखा है जब पॉलिटिकल पार्टीज की रैली निकलती है तो सारे आम आदमियों के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, चाहे एम्बुलेंस हो चाहे तुम्हारी स्कूल की बस हो, नेताजी निकलेंगे, उनकी रैली हो जाएगी, तब तुम निकलोगे। मुझे तो यही फंक्शन समझ आता है। देखो यार, प्लीज 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 मेरी बातों से ऑफेंड मत हो जाना। ऐसा नहीं है कि सारे नेता गलत होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द नेता जो है करप्ट होते हैं। न्यूज़ सुनता हूँ तो मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा वो भरा पड़ा होता है उनके लिए। इसलिए तुमने देखा होगा मैं पढ़ाते पढ़ाते भरा पड़ा हूँ, मैं फट जाऊंगा, मैं कसम से बता रहा हूँ, बहुत कुछ बोल दूंगा इन्हें। मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को, कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा निकल जाए, मेरे ऊपर केस वेस हो जाए, ठीक है। अगला क्या है, अपने देश में कितने टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। देख भैया, सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है? नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी बोले तो बड़े लेवल की पार्टी, पूरे देश में डील करती है, पूरे देश के अंदर अपने कैंडिडेट उतारती है, हर स्टेट में चुनाव लड़ती है। ये होती है नेशनल पार्टी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। अगली होती है स्टेट पार्टी। इन्हें देश से मतलब नहीं है, ये बस अपना स्टेट देखती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी, तमिलनाडु ममता जी, ऐसे तमिलनाडु नहीं है ना ममता का, बंगाल है, हाँ ममता जी का बंगाल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी पार्टीज होती हैं। जो स्टेट पार्टीज होती हैं सिर्फ अपने स्टेट के मुद्दे उठाती हैं, अपने स्टेट के अंदर देखती हैं क्या चल रहा है, सिर्फ वहीं पर चुनाव लड़ती हैं, वहीं के मुद्दों की बात करती हैं, वहीं का भला और बुरा करती हैं, ठीक है। अगली होती है भैया, हट जाता हूँ ना, तुम बोलोगे भैया स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। छोटी मोटी पार्टीज जो भी नई नई बनी है, बट इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हो गई हैं, लेकिन अभी उन्हें कोई बड़ी पहचान नहीं मिली है, स्टेट लेवल जितनी पहचान उन्हें नहीं मिली है, उन्हें क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। ये बात हुई किसकी भैया? पॉलिटिकल पार्टीज की। अब समझते हैं जब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती हैं, अब पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ेंगी तो कुछ जीतेंगे और कुछ हारेंगे। अब जिसकी आएंगी ज्यादा सीटें मतलब मैंने सीट मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। मान लो टोटल 400 सीटें थी, 400 सीटों पर चुनाव लड़ाए गए, सारी पार्टी चुनाव लड़ी। अब जिसकी आ जाएगी मेजोरिटी बता चुका हूं ना, जिसकी 200 से ज्यादा सीट आ जाए, 400 हैं तो आधी से ज्यादा सीट मतलब 200 से ज्यादा सीट, जिसकी 200 से ज्यादा सीट आएंगी वो पार्टी जीत जाएगी, और जो पार्टी जीत जाएगी वो बनाएगी सरकार। अब जो आ गया सरकार में तो कायदे से काम तो ये करना चाहिए कि वो देश के लिए कानून बनाए, देश के लिए क्या बनाए, पॉलिसीज बनाए, उसे इंप्लीमेंट करें। अब जो बाकी पार्टीज हार गए, जिनकी कम सीटें हैं, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 100, वो सारी पार्टीज क्या कहलाती हैं? अपोजिशन। और ऐसा नहीं है कि अपोजिशन का कोई काम नहीं, अपोजिशन का बहुत बड़ा काम है। अपोजिशन काम होता है चेक एंड क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, समय समय पर चेक करना कि जो लोग जीते हैं ये देश के लिए काम कर रहे हैं कि अपने लिए काम कर रहे हैं, देश का भला कर रहे हैं कि अपना भला काम कर रहे हैं। ये काम होता है किसका? अपोजिशन का, चेक करना। इनका काम होता है कि जनता के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाया जाए, इन सो रहे नेताओं को उठाया जाए, बताया जाए कि भैया जनता रो रही है। तो ये काम किसका होता है? अपोजिशन का। अच्छा, एक सवाल यह आता है कि भैया मान लो यहां तो इसे 200 से ज्यादा वोट मिल गए,
अगर किसी भी पार्टी को 200 से ज्यादा वोट ना मिले तो अब कौन जीतेगा? तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा किसे? पॉलिटिकल अलायंस को। ये क्या होता है ये समझ, पॉलिटिकल अलायंस। जैसा कि मैंने कहा ये अपनी भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें थी टोटल, यहां पर क्या इसे मिली 150 सीट, इसे मिली आम आदमी पार्टी को 80 सीटें, समाजवादी पार्टी को मिली 120 सीटें। अब किसी की भी 200 के पार जा ही नहीं रही है सीटें, कोई सरकार बढ़ा ही नहीं सकता। तो अब क्या करेंगे? दो पार्टीज एक साथ मिल जाएंगी, दो ऐसी पार्टीज जो चुनाव से पहले एक दूसरे को गाली दे रही थी, एक दूसरे को मारने के लिए भाग रही थी, वो पार्टीज अब एक साथ मिल जाएंगे, दोस्त दोस्त बन जाएंगे, भाई भाई बन जाएंगे, ठीक है। और अब वो मिल करके सरकार बनाएंगे। तो मान लो बीजेपी की कितनी सीट थी भैया? 150, समाजवादी कितनी थी? 120, 150 और 120 कितना हो जाएगा? 200 का आंकड़ा पार कर लिया। अब ये दोनों मिल करके बना लेंगे सरकार, और यही कहलाता है अलायंस फॉर्मेशन, मतलब साथ साथ मिल करके चलाएंगे सरकार। हिंदी में से बोलते हैं गठबंधन। अच्छा, तो क्या भैया चुनाव होने के बाद ही होता है अलायंस? नहीं, उससे पहले भी हो जाता है। जैसे कि मान लो उत्तर प्रदेश में चुनाव है और समाजवादी को अगर ये लगता है कि यार इस बार अपना थोड़ा सा ना मामला बिगड़ा सा लग रहा है, कमजोर से लग रहे हैं, तो किसी दूसरी पार्टी के साथ अलायंस कर लेगा कि चल भाई इस बार अपन दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश जीत लेंगे। तो पहले भी अलायंस हो सकता है। पॉलिटिकल अलायंस का मतलब दो या दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आएंगी और चुनाव लड़ेंगी, और जीत गई तो सरकार भी चलाएंगी, ठीक है। तो ये किसकी बात हुई? पॉलिटिकल अलायंस की। अब बात करते हैं भैया चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। क्या क्या समस्याएं हैं हमारे सामने, क्या क्या चैलेंजेस हैं कि हम फ्री और फेयर इलेक्शन करवा सके, उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। पहला चैलेंज है तो भैया मिस इन्फॉर्मेशन। कि नेता लोग क्या करते हैं ना, मिस इन्फॉर्मेशन फैला देते हैं मीडिया के जरिए। आपको पता है हमारी मीडिया कितनी अच्छी है, पूरे वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 मीडिया कहलाती है। कहीं नहीं है नंबर 1, पता नहीं कहां नीचे पड़े हुए हैं। हमारे देश की मीडिया ने कभी कोई काम का मुद्दा उठाया? नहीं उठाती हैं। तो छोड़ यार तू, मैं गुस्से में बहुत कुछ बोल दूंगा। तो मिस इन्फॉर्मेशन मतलब नेता लोग क्या करेंगे? मिस इन्फॉर्मेशन फैला देंगे, जिससे क्या होगा? देश में दिक्कत आ जाएगी। फेक न्यूज चलाई जाएंगी। इंटिमिडेशन, अगर पोलिंग बूथ पर ऐसे गुंडागर्दी करेंगे, गुंडे लोग आ जाएंगे ऐसे लाठी डंडे बंदूक लेकर के और चुनाव को ऐसे उसमें इंटरफेयर करेंगे, तो चुनाव कहां से हो जाएगा फेयर तरीके से? जो पॉलिटिकल नेता ईमानदार होगा, उसके पास पैसा नहीं होगा, पावर नहीं होगा, वो तो कभी जीत ही नहीं पाएगा। ये गुंडे लोग चुनाव जीत जाएंगे। अगला क्या है? करप्ट प्रैक्टिसेस। अब क्या होगा? नेताजी ने काम तो करा नहीं 5 साल, उन्हें पता वोट तो मिलेगा नहीं, अब वो पैसा देकर वोट खरीदने की कोशिश करेंगे, वो दारू देकर के वोट खरीदने की कोशिश करेंगे। तो ये सब क्या है? करप्ट प्रैक्टिसेस हैं। जब ऐसी हरकतें होंगी देश में तो कहां से होगा फेयर इलेक्शन? तो ये हमारे सामने क्या है? कुछ चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें फेस करना पड़ेगा, मुझे और आपको पढ़ लिख करके इन्हें थोड़ा सा बेहतर करना है। समझ आ रहा है? सिर्फ ये कहते रहना कि राजनीति गंदी है, नेता गंदे हैं, उससे बात नहीं बनती है। भैया नाला गंदा है, नाला गंदा है तो हर कोई बोल रहा है, नाले को साफ कौन करेगा? हिम्मत है तो उतरो ना राजनीति में। कौन उतरेगा भाई राजनीति में? नाला गंदा है, गटर गंदा है तो हर कोई कह रहा है, बुराई तो हर कोई कह रहा है, उसे साफ कौन करेगा? तो भाई पढ़ो, मेहनत करो, आओ ना राजनीति में, आओ तुम भी आओ, मैं भी आता हूं, काम करते हैं, देश का भला करते हैं। जरूरी नहीं कि नेता बन के देश का भला किया जाएगा। अपने लेवल पर तुम अपने लेवल पर जो जो बेहतर कर सकते हो, अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को समझाओ भैया जाति धर्म पे वोट नहीं करना, काम पर वोट करना। एक वोट की क्या कीमत होगी लोगों को समझाओ, अपने घर में समझाओ। आज भी घर में पता कई बार क्या होता है ऐसे, वो तो अपनी जाति का नेता है, इसे ही वोट देंगे, बेशक वो जाति का नेता इन्हें मार के खत्म कर दे, लेकिन देना उसी को है वोट। तो ये चीजें गलत हैं, ये चीजें आपको लोगों को बतानी है कि ऐसा नहीं, काम देख के वोट करो, ठीक है, जो आपकी बात सुने, क्योंकि आप अपनी पावर उसे दे रहे हो, तो जिसे अपनी पावर दे रहे हो आपकी सुने तो सही, ऐसा तो होना चाहिए। तो ये तो बात हुई भैया किसकी? चैलेंजेस की। अब बात करते हैं बिफोर वी मूव ऑन, अब एक्सरसाइज पर बढ़ने वाले हैं, पर बढ़ने से पहले कुछ टॉपिक से पढ़ लेते हैं, फिर क्या करेंगे? एक्सरसाइज को पूरा पूरा कर लेंगे सॉल्व। तो क्या है भैया? पहला, वोटिंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड ड्यूटी। जो वोटिंग है ना भैया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है आपका, और सिर्फ अधिकार नहीं, आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है कि आप वोट करो। इलेक्शंस आर द सोल ऑफ द डेमोक्रेसी। इलेक्शंस डेमोक्रेसी की आत्मा है। आत्मा, अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो ये मान चलो शरीर से आत्मा निकल गई, सिर्फ शरीर बचा, क्या करोगे उसका? तो डेमोक्रेसी चैप्टर इसलिए तो बोला था डेमोक्रेसी पढ़ के आना। इलेक्शन लॉस इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो इलेक्शन कानून बनाए जाते हैं वो इंश्योर करते हैं कि इलेक्शंस बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से करवाए जाएं। पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प सिटीजंस मेक इंफॉर्मेशन चॉइसेस। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? हेल्प करती हैं कि सिटीजंस को अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिले, जिससे कि वो अपनी चॉइस अच्छी रख पाएं। हर पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? कि जनता को बताना कि देखो वो अच्छे नेता नहीं है, वो गलत करते हैं, हम अच्छे हैं, है ना, और ऐसे ढेर सारी चीजें उसे इन्फॉर्म करना। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट्स इलेक्शन इम्पार्टियली। कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? कि पूरे देश में इलेक्शन कंडक्ट करना। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर कोई पेरेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मुझे आप गलत मत समझना कि मैं बच्चों के अंदर ऐसी कोई वो, कई लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि सर आप तो बच्चों के अंदर गलत भावना पैदा कर रहे हो, नेताओं के प्रति आप उनके अंदर वो गुस्सा भर रहे हो, वो कहते हैं ना कि आप उनके अंदर आग भर रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई।
बस वो तो वही बात हो गई ना कि जो पेपर पे लिखा मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, सच्चाई कुछ हो रही है। मान लो मैंने तुम्हें बता दिया कि जी इंडिया की सड़कें बिल्कुल ऐसे हैं, हाईवे कहीं कुछ नहीं है, और तुम निकल गए इंडिया की सड़कों पर, पहले सड़क पर निकलते गड्ढा मिलेगा, निपट जाओगे। समझ आ रहा है? तो मैं तुम्हें वो भी बता रहा हूँ जो पेपर पर है, साथ में वो भी बता रहा हूँ जो हमारी सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई को जानना भी तो जरूरी है। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जब तुम अपना सही गलत तय ही नहीं कर पाओगे। तो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है भाई ऐसा कुछ करने का। अगर कोई पेरेंट वीडियो देख रहे हैं तो भी भाई मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि बच्चों के अंदर ऐसा कुछ भरा जाए। मैंने वही पढ़ाया जो किताब में, बस थोड़ा सा सच्चाई बताने की कोशिश करी है, ठीक है। तो चलो भाई साहब अब बढ़ते हैं किस पे, एक्सरसाइज की तरफ, है ना। तो एक्सरसाइज का अपना पहला सवाल क्या है, व्हाट रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू मेक वोटिंग मोर इंक्लूसिव फॉर द फॉलोइंग। ये बोला है कि इन सबके लिए वोटिंग कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या करता है। सबसे पहला, पीपल विद डिसेबिलिटीज, जिनके पास क्या है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, चल फिर नहीं सकते, उनके लिए क्या किया जाता है भैया, क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, देख। इनके लिए पोलिंग स्टेशन क्या करते हैं, रैंप बनाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं ऐसे, ताकि व्हील चेयर उस पर ऐसे चढ़ जाए। व्हील चेयर दी जाती हैं, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं जिससे कि, अरे यार ये तार फंस रही है एक तो, हाँ, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं जिससे कि वो आए और आसानी से वोटिंग कर सकें। दूसरा क्या था, जो सर्विस वोटर्स है, मैंने कहा था ना अपने फौजी भाई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं पर देश की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जो नहीं आ सकते वोटिंग देने के लिए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, उनके लिए भी सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। कैसे, उनके लिए पोस्टल बैलेट, मैंने कहा था ना वो ETPBS वाला वो सिस्टम बनाता है जिससे कि वो वहीं पर वोटिंग करेंगे और उनके वोट्स यहाँ पर आ जाएंगे। तीसरा कौन है भैया, सीनियर सिटीजन, जो 60 साल से ऊपर हैं, उनके लिए तो भैया होम वोटिंग की सुविधा दी जाती है कि आप घर बैठो, हम खुद आएंगे, आपसे आपका अंगूठा लगवा लेंगे। प्रिजनर्स, जो लोग जेल में बंद हैं, उनकी भी होती है भैया वोटिंग, उनका भी अधिकार है, तो उनके पास जाएगा बैलेट पेपर, टप्पा मारेंगे, उनसे वोट लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रिजनर्स कौन सा, डी पॉइंट था ना, डी पॉइंट में क्या होता है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स होते हैं उनके पास भी क्या होता है, पोस्टल बैलेट के फॉर्म में वोटिंग कराई जाती है। ऐसे किसका, प्रिजनर्स इन द प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन। अब जो ऐसे बहुत सारे प्रिजनर्स होते हैं जो प्रिवेंशन डिटेंशन में रखे गए होते हैं, उनकी भी सेम तरीके से क्या होता है, वोटिंग हो जाती है। ये क्या है, इसका आंसर है, मैंने दे दिया। अब देखो एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, जल्दी जल्दी बताऊंगा भाई, पहले सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, मैं फटाफट बताऊंगा, आंसर समझते जाना, और मैं हट जाऊंगा बार बार साइड, लो भाई ले लो स्क्रीनशॉट, बार बार तो हम स्क्रीनशॉट लेते रहे ना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल क्या है जी, और भाई कैमरे की लाइट ब्लिंक कर रही है, कभी भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है, तो कभी बीच में कट लग सकता है, ध्यान देना। व्हाट आर द वेरियस फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है, देख भाई पढ़ा चुका हूं, सारे फंक्शन पढ़ा चुका हूं, तुझे फटाफट करना है। अब बोला है विच ऑफ दिस फंक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो ये तो मैं तुम्हें सारे पहले ही पढ़ा चुका हूं, ये सारे क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शन है। अब इनमें से 3 कौन से इंपोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए। देख भाई, सबसे पहला, हाँ कहां गया, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस, अच्छा ठीक है, एवरी वोटर गेट्स इक्वल चांस टू वोट, हर एक वोटर को इक्वल चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अमीर अमीर वोट डाल रहे हैं, गरीब को वोट डालने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो काहे का फेयर इलेक्शन, सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। इलेक्शंस रिमेन्स ट्रांसपेरेंट एंड अनबायस्ड, इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सब कुछ साफ साफ दिखना चाहिए। इलेक्शन कमीशन किसी तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक समान होना चाहिए, तब होगा फेयर इलेक्शन। पीपल चॉइस इज रिस्पेक्टेड, जनता ने जिसे चुना वही चलाएगा सरकार, पीपल की चॉइस को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। डेमोक्रेसी बिकम स्ट्रॉन्गर, और इससे क्या होगा, डेमोक्रेसी क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी। बेसिकली सवाल में देखो ये सारे पॉइंट्स होंगे किसके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शन के। ये वो 3 पॉइंट्स हैं जो सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं क्या, फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। यही हमसे सवाल में पूछा गया था, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं यार, पढ़ा चुका हूं ना, लेक्चर लेंदी हो जाएगा बहुत ज्यादा। अगला सवाल है, इलेक्शंस आर द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। बताया था ना इलेक्शंस क्या होते हैं भैया, डेमोक्रेसी की आत्मा होते हैं। अगर इलेक्शंस नहीं होगा, आत्मा निकल गई, शरीर बचेगा। तो ये भाई साहब इसका आंसर पढ़ लेना यार, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता को मौका मिलता है अपना नेता चुनने का। जनता क्या करती है, चेंज कर सकती है सरकार को, तो इसीलिए क्या है, पावर किसके पास रहती है, जनता के पास रहती है। इसलिए इलेक्शन क्या बोलते हैं, सोल ऑफ द डेमोक्रेसी। चलो जी अगला, एक्सप्लेन एटलीस्ट 3 डिफरेंस बिटवीन द नेशनल, स्टेट, रीजनल पार्टीज। देख भैया 3 डिफरेंस देने, नेशनल पार्टी में, स्टेट पार्टी में, अच्छे से बता चुका था। ले भाई तू देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, सब कुछ सारे पॉइंट्स बिल्कुल आसान लिखे, तुझे सब समझ आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल क्या है, व्हाई शुड यू वोट, तुम्हें वोट क्यों करना चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ योर चॉइसेस। अब देखो एनसीईआरटी अपने सामने खोल के रखना, वहां पर तुम्हें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसे तुम्हें सेट करना है। डिस्कस द रीजंस फॉर योर चॉइस।
कुछ पॉइंट्स तुम्हें दिए गए एनसीईआरटी में, उसे क्या करना है तुम्हें अरेंज करना है। मैं तो यहाँ सीधे सीधे क्या लिख के दे रहा हूँ, आंसर लिख के दे रहा हूँ, तुम अपना उससे मैच कर लेना। पहला क्या होगा, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। वोट इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे अपनी डेमोक्रेसी क्या होती है, मजबूत होती है। वोट इसलिए करना चाहिए क्योंकि भैया वोट करने से हमें मौका मिलता है अपना नेता चुनने का, अपना मनपसंद नेता चुनने का। ये वाला ईमानदार है, इसे चुनेंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू चेंज द नॉन परफॉर्मिंग रिप्रेजेंटेटिव, हमें मौका मिलता है जो पिछला नेता था, चोर नेता जिसने काम नहीं किया, उसे चेंज कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं अपना वोट डाल करके। वोट डालना इसलिए जरूरी है भैया क्योंकि हमें मौका मिलता है अपने आप को दिखाने का कि भैया हम देश के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, हम देश के लिए काम करते हैं। अगर मैं वोट डाल रहा हूं मतलब मैं देश के भले के बारे में सोच रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से दिमाग तो चला रहा हूं ना, यार ये नेता तो चोर है, साला देश को बेच के खा जाएगा, इसे वोट नहीं देंगे, इसे वोट देंगे, ये बढ़िया है, ठीक है। जो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग जाए, एक बड़ा चोर है, एक छोटा चोर है, छोटे चोर को चुन लो, पूरा ईमानदार को मिलना थोड़ा मुश्किल सा है ना। जाना पड़ेगा भैया राम जी के युग में। तो ये हो गया इसका आंसर। अगला सवाल क्या है, व्हाट इज द स्पेशल इंटेंसिव एसआईआर क्या होता है। देख एसआईआर बता चुका था कि समय के साथ क्या होते हैं, लोग पुराने लोग, बड़े बूढ़े लोग बेचारे मरते जाते हैं, तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाना पड़ता है। नए नए लोग आते जाते हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में डालना पड़ता है। कुछ लोग क्या करते हैं, गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा के बैठ गए थे, उसे भी हटाना होता है। तो एसआईआर का काम यही होता है। ये होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव और ये होती है नेसेसिटी। नेसेसिटी क्यों है, जरूरी क्यों है भैया, अगर एसआईआर नहीं होगा तो वोटों की धांधली होती रहेगी। जो पुराने वोटर्स थे वो वैसे की वैसे रहेंगे, वो मर चुके हैं फिर भी उनके नाम पे वोट डालेंगे। तुमने मूवीज में देखा होगा ना, एक मीम बहुत वायरल हुआ था यार, उसमें क्या था, एक चचा रहते हैं, वोटिंग बूथ पे जाते हैं और वहां पर से पूछते हैं, यार तेरी चाची वोट डाल के चली गई क्या। वो कहता हाँ अंकल वो तो चली गई। वो कहता यार मिल नहीं पाया। फिर वो जो वोट वहां पे बंदा होता है वो कहता क्यों चाचा, घर पे लड़ाई हुई है क्या चाची से। तो वो कहता नहीं यार तेरी चाची 10 साल पहले मर गई, हर साल आती है वोट डाल के चली जाती है, मिलती नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो कि चाची तो मर चुकी हैं पर उनके नाम पे वोट कोई और डाल रहा है। ऐसा ना हो इसके लिए होता है एसआईआर कि वो धांधली ना हो, इसलिए अभी हरियाणा में कराई जा रही है एसआईआर, और भी कई जगहों पर हो रही होगी। अगला है भैया, विच ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी नेम विद द सिंबल। देख तेरी एनसीईआरटी में पूरा पूरा क्वेश्चन दिया गया होगा, तुझे करना है पॉलिटिकल पार्टी, देखना है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा सिंबल है। तो अपनी एनसीईआरटी के सवाल के हिसाब से कर लियो। मैं तो भाई यहाँ पर सीधे सीधे दे रहा हूँ आंसर। देख, आम आदमी पार्टी का झाड़ू, भारतीय जनता पार्टी का कमल, बहुजन समाजवादी पार्टी का हाथी। ले भाई हट जाता हूँ यार, तू बार बार बोलेगा, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा। इनका क्या होता है भैया, ये इधर क्या इंडिया का हाथ, इधर का भैया किताब, ठीक है। सबको पता होगा यार, जो जिस स्टेट से कुछ पार्टीज तो याद ही होती है ना, सबको याद कर लेना, ठीक है। अगला सवाल है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं करा रहा हूं, पैसेज है पूरा, तुम्हें खुद से करना है, ठीक है। 9 वाला मैं करा रहा हूं। देख 9 में क्या है, 9 में क्या है, 9 में कंट्री ए दी गई है, कंट्री बी दी गई है, कंट्री सी दी गई है, कंट्री बोल रहा हूँ, ठीक है। कंट्री ए में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, टाइम टाइम पर इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग राइट है, पार्टी सिस्टम है, वेरियस फॉर्म है, 2 मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा पार्टी चुनाव लड़ती है कंट्री ए में। भाई कैमरा की लाइट ब्रिंक कर रही है, जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ। कंट्री बी में क्या है, रिटर्न वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन है, समय समय पर इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग राइट्स है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है और कोई दूसरा नहीं है। मतलब आपको इसी एक ही पार्टी को वोट देना है, चाहे कुछ भी कर लो। कंट्री सी में क्या है, यहाँ पर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यहाँ पर मोनार्की है, कोई वोटिंग नहीं होती, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। यहाँ पे राजा डिसीजन लेता है, यहाँ तो चुनाव ही होना बेकार है, ठीक है। तो हमसे बोला गया है इसी चीज को बढ़ते, और लेकिन अब एक चीज बोली गई है, यहाँ पर पैसा थोड़ा सा कम है और यहाँ पर अच्छा खासा पैसा, और यहाँ तो भाई साहब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा है। ये कैसे याद रखना है, ठीक है। अब हमें 2 सवाल के जवाब देने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैविंग अ वोटिंग राइट कंट्री विद मल्टी पार्टी सिस्टम एंड अनदर विद द सिंगल पार्टी सिस्टम। क्या डिफरेंस है, देख भाई, जहां पर एक से ज्यादा पार्टीज होंगी वहां पर जनता को चॉइस मिलती है, अरे ये वाली चोर है, इसे वोट नहीं, इसे वोट देंगे। और जहां पर एक ही पार्टी होगी, किसे चुनोगे, वोटिंग करवा ही क्यों रहे हो, जब ऑप्शन ही एक है, वोट देना ही उसे, तो वहां वोटिंग का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये हुआ इसका आंसर। दूसरा क्या है, अगर तुमसे बोला जाए इन तीनों कंट्रीज में से तुम कहां रहना चाहोगे, क्योंकि भाई साहब पैसा तो यहां ज्यादा है, मस्त खाने पीने को मिलेगा, यहाँ पे थोड़ा कम और यहाँ पे बहुत कम है, पर तुम रहना कहाँ चाहोगे। मैं तो भैया ए में रहना चाहूंगा, क्योंकि ए में मिलेगी आजादी। अरे खाना थोड़ा कम मिलेगा, आजादी मिलेगी, आजादी से घूमूंगा। तो सोच के देखो, किसी चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दो, उसे तुम अच्छा अच्छा खाना दो, भैया उसे खाना पसंद नहीं आएगा। तुम्हें अगर एक कमरे में बंद कर दूं और तुम्हें बढ़िया बढ़िया खाना दूं, कितने दिन अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। तो इसलिए हम कहाँ रहना पसंद करेंगे, ए में। अब तुम्हें भेज दो नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन के इलाके में, अपनी मर्जी का बाल भी नहीं रख पाओगे, है ना, वहां तुम्हें फिर बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये हुआ इसका आंसर। अब बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। व्हाट आर द चैलेंजेस टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अपने सामने क्या क्या चैलेंजेस, लास्ट स्लाइड में पढ़ाया था ना, तो भाई ये रहा तेरे सामने पूरा आंसर कि लोग मनी और पावर का इस्तेमाल करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मीडिया जो है बायस हो जाती है, मीडिया किसी एक की ही बात करती है पैसा लेकर के। तो ये सारे क्या हैं, चैलेंजेस हैं, जिससे कि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं। जातिवाद पे राजनीति होती है, धर्म पे राजनीति होती है, काम की कोई बात ही नहीं करता है। अपनी अगली स्लाइड है जी, 11वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का।
ऑन द स्टेज इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड इन योर स्कूल, कि आपके स्कूल में अगर इलेक्शन कराए जाए, ठीक है, ये आंसर तुम्हें अपने आप देना, ठीक है। अब तुम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, ये वाला आंसर तुम अपने आप दे सकते हो, मैंने स्लाइड पे आंसर लिख भी दिया है, तो तुम्हें ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब इसके बाद भाई साहब कुछ सवाल और हैं, मुझे पता है कुछ सवाल हैं, ये मत बोलना भैया आपने ये वाला सवाल नहीं कराया, वो सवाल मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि वो ना थोड़ा सा केस बेस्ड स्टडी टाइप के सवाल थे, वो तुझे खुद से करना है। लेकिन अगर ना समझ आए, तेरा भाई बैठा है, ये रहा मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक, देख लेना, कोई डाउट है भेज देना। भी कल भी एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, उससे क्या नहीं समझ रहा था, कार्बन फुटप्रिंट नहीं समझ रहा था, उसने मैसेज किया, मैंने रिप्लाई दिया है। अगर उसने बोला भैया समझ आ गया, अगर वो बोलता ना नहीं समझ आया, भाई उस छोटे से बच्चे के लिए ना एक वीडियो बनाता छोटी सी, पेन और पेपर पे लिख के समझाता, उससे इंस्टाग्राम पर भेजता, क्योंकि अगर तुम्हारा मैसेज आएगा मैं रिप्लाई करूंगा, थोड़ा सा देर हो सकती है लेकिन रिप्लाई करूंगा। एक खास बात भाई, खास बात आप सबके बहुत, कल दीपक भैया की वीडियो आई थी, मैं लाइव चैट्स पढ़ रहा था, बच्चे पता क्या करें, भैया मोशन पढ़ा दो, भैया सेल पढ़ा दो। अरे यार दीपक भैया ने सेल के साइंस के 7-8 चैप्टर पढ़ा दिए, पता कौन कौन से? दीपक भैया ने सेल पढ़ा दिया, टिश्यू इन एक्शन पढ़ा दिया, एटॉमिक फाउंडेशन पढ़ा दिया, जर्नी इनसाइड एटम पढ़ा दिया, मोशन पढ़ा दिया, हाउ फोर्स अफेक्ट मोशन पढ़ा दिया, रिप्रोडक्शन पढ़ा दिया, कल पढ़ा दिया डाइवर्सिटी। और बच्चे कह रहे हैं भैया ये पढ़ा दो। अरे यार तुम जाके सर्च करो। एक बात बताऊं, अगर तुमने अभी तक मेरे दीपक से, मेरे भाई से, मेरे यार से, मेरा जिगरी यार है यार वो, उससे तुमने साइंस नहीं पढ़ी है, मैं कहूंगा एक बार मेरे कहने पर जाके पढ़ के देखो। मैं कसम से बता रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर, पूरे दावे से कह रहा हूं, पूरे यूट्यूब पर उसके जैसी साइंस तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता यार। वो जो पढ़ाता है ना, कसम से यार है भाई, जिगरी यार है, बहुत बढ़िया पढ़ाता है। जो उसने इमेजेस इस्तेमाल करी है ना यार, कसम से मक्खन, मुझे मजा आता है जब वो पढ़ाता है ना, मेरा मन करता है 9th क्लास का बच्चा हो जाऊं और उससे बैठ के पढ़ता रहूं। बहुत प्यार से पढ़ाता है। तो मैं फिर से कहूंगा, अगर तुम्हें साइंस का कोई भी चैप्टर नहीं समझ आए, जाके एक बार इस चैनल पे आओ, दीपक से पढ़ के देखो, ना समझ आए तो मुझे कहना। और यहां पर मैं दीपक भैया का इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दे रहा हूं, कोई डाउट है साइंस के किसी चैप्टर से रिलेटेड, मैसेज करो उन्हें, वो तुम्हें रिप्लाई देंगे ही देंगे, ठीक है भाई। तो चलो आज का चैप्टर हो गया समाप्त, अब चलते हैं घर की ओर। और भाई थोड़ा सा बीच में ना मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया था, अंदर से वो अंदर का वो जानवर बाहर आ जाता है, गुस्सा बहुत भरा होता है ना, देश में इतना करप्शन हो रहा है, क्या करूं यार, कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। तो यार उस चीज़ों को ध्यान मत देना, अगर तुम्हें बुरा भी लगा है, हो सकता है आप किसी पार्टी से हो, मैंने उसके बारे में उल्टा बोल दिया हो, तो प्लीज़ उसे ध्यान मत देना। मैं सिर्फ एक टीचर हूँ, मेरा पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो चलो भैया चलते हैं, मिलेंगे अब किसी और लेक्चर में। अपने भाइयों को ऐसे ही प्यार देना, ठीक है? चलो फिर चलते हैं।